अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, होप दैट यू ऑल आर फाइन। अच्छा, इससे पिछले लेक्चर में हमने पॉलीसेक्राइड्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने होमोपॉलीसेक्राइड को डिस्कस किया था, स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड स्टोरेज होमोपॉलीसेक्राइड्स। अब जो हमारा लेक्चर है वो बेस करता है हीट्रोपॉलीसेक्राइड्स पर, ठीक है ना। हीट्रोपॉलीसेक्राइड्स को भी अगर हम डिवाइड करें तो वो 3 चीज़ों में डिवाइड होते हैं: म्यूसिलेजेस, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, हेमीसेल्यूलोज, ठीक है। म्यूसिलेजेस में एग्जांपल्स आ जाती हैं अगार, वेजिटेबल्स, गम्स एंड पेक्टिन। ये सिर्फ मेमोराइज करने, इसकी केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, इन सब की स्पेशली नहीं पढ़नी, इंडिविजुअली नहीं पढ़नी, ठीक है। उनकी बस एग्जांपल्स याद करनी। म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स जिन्हें हम MPS से भी डिनोट करते हैं, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स लिख दें या फिर हम लिख दें कि MPS, ठीक है। इनके अंदर जो एग्जांपल्स हैं उनके अंदर हमारे पास हाइलोरॉनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, हेपारिन और ब्लड ग्रुप आ जाता है। एक एग्जांपल हमारे पास इसके एक डिवीज़न है हेमीसेल्यूलोज, जो कि ओरिजिनेट होता है प्लांट से, ठीक है ना। इसको भी बस ये याद रखने के 3 डिवीजन्स हैं, एक म्यूसिलेजेस, एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड, हेमीसेल्यूलोज। इन तीनों में से जो मेन कंसर्न हमारा होगा ना, जिसकी केमिस्ट्री से हमें लेना देना होगा, वो होगा म्यूकोपॉलीसेक्राइड, ठीक है। अच्छा, अब हीट्रोपॉलीसेक्राइड्स की बात की जाए तो ये है क्या? These polysaccharides are formed by different kinds of monosaccharides। मतलब होमोपॉलीसेक्राइड में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, तो हमने देखा था उसके पूरे स्ट्रक्चर में, होमोपॉलीसेक्राइड के पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ वो एक ही मोनोसेक्राइड यूनिट दिखेगा, मतलब एक ही टाइप का। जैसे हमारे पास ग्लाइकोजन था, वो पूरा ग्लूकोज से बना हुआ है, स्टार्च पूरा ग्लूकोज से बना हुआ है, ठीक है ना। हमारे पास सेल्यूलोज पूरा ग्लूकोज से बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास काइटिन था, वो N-एसिटाइल ग्लूकोजामीन से बना हुआ था। तो ये हमें देखने में आ रहा है कि अगर होमोपॉलीसेक्राइड है तो 10 से 12 से ज़्यादा यूनिट्स जुड़े हुए हैं, लेकिन एक जैसे यूनिट्स हैं। अगर ग्लूकोज है तो सारे ग्लूकोज हैं एक होमोपॉलीसेक्राइड में। अगर N-एसिटाइल ग्लूकोजामीन है तो सारे N-एसिटाइल ग्लूकोजामीन, उसके अंदर कोई और डिफरेंट टाइप का मोनोसेक्राइड देखने को नहीं मिलेगा स्ट्रक्चर में। लेकिन हीट्रोपॉलीसेक्राइड्स के अंदर ये है कि अगर एक कंपाउंड है हमारा A, तो ये सिर्फ पूरे स्ट्रक्चर में नहीं होगा, A के साथ जुड़ा हुआ होगा हमारे पास B, ठीक है। फिर जुड़ा हुआ होगा हमारे पास A, फिर जुड़ा हुआ होगा हमारे पास B, एंड सो ऑन, ऐसे चेन चलती रहेगी। मतलब 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, इसकी चेन बनाने के लिए। इसीलिए कहा जाता है, इसे कभी कभी कहा जाता है कि मतलब पॉलीमर्स ऑफ रिपीटिंग डाइसेक्राइड्स, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अगर इन दोनों को मिला तो डाइसेक्राइड्स हैं, फिर ये दोनों डाइसेक्राइड्स हैं, ये रिपीटेशन चलती जाएगी, तो इसलिए कहा जाते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ECM में पाए जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में इनका बहुत इन्वॉल्वमेंट है और जेल लाइक होते हैं इन नेचर, ठीक है ना। अब हमारे पास आ जाती है ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस क्या है। अच्छा, कुछ बुक में इन्हें डिनोट किया जाता है ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस से, कि कुछ जगहों पर इसको डिनोट किया जाता है MPS से, मतलब म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स के नाम से, ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, या जिन्हें हम ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस भी कहते हैं, और समटाइम्स गैक्स का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब ज़रा देखो तो मेड ऑफ 2 रिपीटेटिव मोनोसेक्राइड्स, मतलब वही बात जो मैंने भी करी कि ये 2 तरीके के मोनोसेक्राइड्स आपस में रिपीटेशन में आ रहे होंगे, तो हमारे पास ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस बनेगा। मतलब 2 तरीके के मोनोसेक्राइड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन आ गई इसकी। एक डेफिनेशन ये आ गई कि पॉलीमर्स ऑफ रिपीटिंग डाइसेक्राइड। अगर हम इसे एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेते हैं और कह देते हैं ये डाइसेक्राइड है, फिर ये डाइसेक्राइड है, तो ये एक जैसे है ना, तो रिपीटेटिंग डाइसेक्राइड भी कह सकते हैं, पॉलीमर्स ऑफ रिपीटेटिंग डाइसेक्राइड, ठीक है ना। अब ज़रा देखो कि इसके अंदर दो मोनोसेक्राइड्स हैं ना, तो वो 2 मोनोसेक्राइड्स कौन सी टाइप के होंगे, ये ज़रा देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एज इट इज़ मेड अप ऑफ 2 रिपीटेटिव मोनोसेक्राइड। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस या फिर हीट्रोपॉलीसेक्राइड 2 मोनोसेक्राइड से बनते हैं, 2 मोनोसेक्राइड की टाइप से बनते हैं। वन ऑफ देम विल ऑलवेज ईदर, उनमें से एक मॉलिक्यूल जो होगा ना, हमेशा वो कौन सा होगा? N-एसिटाइल ग्लूकोजामीन होगा या N-एसिटाइल गैलेक्टोजामीन होगा, ठीक है ना। मतलब हमने देखा हीट्रोपॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो 2 मोनोसेक्राइड्स की रिपीटेशन से बनने, 2 टाइप के मोनोसेक्राइड्स की रिपीटेशन से बनने, जिनमें से एक टाइप का जो मोनोसेक्राइड होगा या तो वह N-एसिटाइल ग्लूकोजामीन होगा या तो वो N-एसिटाइल गैलेक्टोजामीन होगा। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है मोनोसेक्राइड का जो कि इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर एसिड होगा, मतलब शुगर एसिड्स होंगे, या तो यूरोनिक एसिड्स होंगे, ठीक है ना।
ये टाइप 1 मोनोसेक्राइड, ये टाइप 2 मोनोसेक्राइड। इसके अंदर यूजुअली कौन सा होता है, डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड। ग्लूकोज की अगर 6 कार्बन पर हम ऑक्सीडेशन कर दें तो हमारे पास ग्लूकोयूरोनिक एसिड आता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, राइट। हमने ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकेंस को डिस्कस कर लिया कि क्या है, रिपीटिंग पॉलीमर्स ऑफ रिपीटेटिंग मोनोसेक्राइड्स ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है ना। 2 तरीके के मोनोसेक्राइड्स अगर आपस में लिंक हुए हैं और वो रिपीटेशन में हैं और उन्होंने 10 से 12 से ज़ायद मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ गए हैं ऐसे करके, मतलब जो चेन बनाई है वो 10-12 से ज़ायद मोनोसेक्राइड्स की चेन है, तो हम कह देते हैं कि ये हीट्रोपॉलीसेक्राइड्स हैं, जिनके अंदर हम अभी बात करें ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकेंस की। तो जो 2 टाइप के मोनोसेक्राइड्स हैं उनके अंदर हमने ये कहा कि जो पहले टाइप का मोनोसेक्राइड होगा वो क्या होगा, ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकेंस के अंदर वो या तो एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन होगा या एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामीन होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल आ गया ना, जो दूसरा मॉलिक्यूल आ गया वो कौन सा होगा, वो एसिड्स, शुगर एसिड्स होंगे, या तो ग्लूकोरॉनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, जिसके अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि या तो ग्लूकोयूरोनिक एसिड हो गया, गैलेक्टोयूरोनिक एसिड होगा, ऐसे करके कॉम्बिनेशन बढ़ने का, ठीक है। अब ज़रा हम बात करते हैं कि गैट्स की जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले हम हाइलोरॉनिक एसिड की बात करते हैं। हाइलोरॉनिक एसिड में हम देख रहे हैं कि 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़े, तो डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसके अंदर टाइप 1 जो है मोनोसेक्राइड्स की वो है ग्लूकोयूरोनिक एसिड। इसका मतलब है ग्लूकोज की जो है वो 6 कार्बन पर ऑक्सीडेशन हुई है। देखो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड 6 पर क्या हुई है, 6 पर ऑक्सीडेशन हुई है हमारे पास, ठीक है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोयूरोनिक एसिड मिल गया है। अब ज़रा ये दूसरा कंपाउंड देखो, लिंक बाद में देखेंगे, पहले इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड को डिस्कस कर लेते हैं। अब ज़रा इसको देखा जाए तो इसके अंदर क्या एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन, मतलब है तो ये क्या ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके कार्बन नंबर 2 पर क्या हो गई है कि हमारे पास जो है वो अमाइन ग्रुप जुड़ गया है, अमाइन ग्रुप जुड़ गया है और उसके बाद एसिटाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो इसको कहा जाता है एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि हाइलोरॉनिक एसिड के अंदर ये दोनों जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और जब ग्लूकोयूरोनिक एसिड एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन के साथ जुड़ता है तो β13 लिंकेज बनाता है, ठीक है ना। क्या होगा कि ग्लूकोयूरोनिक एसिड का कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन मतलब कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 3 लिंक होगा, तो क्या बन जाएगा 1,3 लिंकेज, β13 लिंकेज बनेगी। कौन सी लिंकेज, β13 लिंकेज, ठीक है ना। कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोयूरोनिक एसिड एंड द कार्बन नंबर 3 ऑफ एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन के बीच में जो लिंकेज बनेगी वो β13 लिंकेज होगी, और ये लिंकेज पाई जाती है हाइलोरॉनिक एसिड के अंदर। अब ज़रा बात करें कि जब हमारे पास एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन का कार्बोनाइल कार्बन नंबर 4, जैसे यहाँ पर भी कार्बन नंबर 4 बना हुआ होगा ना, कार्बन नंबर 4 ऑफ, मतलब अगर मैं यहाँ बना दूँ ऐसे करके, ये मैंने बना दिया एक और ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ठीक है, क्या बना दिया मैंने, ग्लूकोयूरोनिक एसिड बना दिया। अब ये क्या हो रहा है कि हमने बोला ग्लूकोयूरोनिक एसिड का अगर फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होगा तो β13 लिंकेज, और अगर हमारे पास एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन का फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होगा, मतलब कार्बोनाइल कार्बन इन्वॉल्व होगा, तो हम वो जाकर 4th कार्बन ऑफ ग्लूकोयूरोनिक के साथ जुड़ेगा और β14 लिंकेज बनाएगा। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बता दिया, लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा कि हाइलोरॉनिक एसिड के अंदर कौन सी लिंकेज होती है तो हम कहेंगे ग्लूकोयूरोनिक एसिड का जो कार्बोनाइल कार्बन है वो लिंक करेगा, जो एनोमेरिक कार्बन जिसे हम कहते हैं, वो लिंक करेगा किसके साथ, ये लिंक करेगा जाकर कार्बन नंबर 3 ऑफ एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन के साथ, और ये बना देगा हाइलोरॉनिक एसिड, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या हमसे वाइवा के अंदर या ऑस्पी के अंदर या थ्योरी एग्जाम्स के अंदर हमसे इसके बारे में इतना नहीं पूछा जाता, हो सकता है एग्जांपल्स पूछ ली जाएँ हीट्रोपॉलीसेक्राइड्स की, लेकिन हाइलोरॉनिक एसिड्स की यूजेज का बहुत पूछा जाता है, आइदर वो हमारे पास वाइवा हो या फिर हमारे पास थ्योरी हो। तो ये हाइलोरॉनिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है, विट्रस ह्यूमर जो हमारी आई के अंदर प्रेजेंट होता है ना लिक्विड, उसके अंदर ये पाया जाता है हाइलोरॉनिक एसिड। हमारे पास ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो टेंडन्स, हम कहते हैं ना कि मसल्स और बोन्स के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं टेंडन्स, तो उनके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में और कार्टिलेजेस के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ये हाइलोरॉनिक एसिड पाया जाता है। और हाइलोरॉनिक एसिड को कहा जाता है कि ये सीमेंटिंग एजेंट है, सीमेंटिंग
एजेंट है, मतलब सेल्स के बीच के जो गैप्स होते हैं उन्हें भरता है, जैसे कि हमारी कॉस्मेटिक्स में, हमारी एस्थेटिक लुक में आजकल ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज अ सीरम के तौर पर। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है गैक्स की, मतलब ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस की, वो है कॉन्ड्राइटिन 4 सल्फेट। इसके अंदर जो लिंकेज होती है वो भी β1,3 लिंकेज है, एज सेम एज हाइलुरोनिक एसिड के अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या है कि हमारे पास ग्लूकोयूरोनिक एसिड है, ग्लूकोयूरोनिक एसिड हाइलुरोनिक में भी था। द डिफरेंस विच अकर बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ड्राइटिन 6 सल्फेट एंड द हाइलुरोनिक एसिड इज ड्यू टू दिस, इसकी वजह से आएगा। लिंकेज सेम, ग्लूकोयूरोनिक एसिड सेम, सिर्फ ये वाला जो है उसके अंदर एन-एसिटाइल ग्लूकोजामिन सिंपल था, यहाँ पर क्या एन-एसिटाइल 4 सल्फेट गैलेक्टोजामिन, यहाँ क्या है गैलेक्टोजामिन एक डिफरेंट आ गया, एन-एसिटाइल तो दोनों में, और एक 4 सल्फेट उधर नहीं था, यहाँ पर सल्फेट है। अब ज़रा इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर मैं बार बार कहती हूँ कि इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन स्ट्रक्चर को देख के ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बन जाते हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए। अगर वर्बली सिर्फ हम बात करते रहेंगे तो कॉन्सेप्ट्स वैसे नहीं बन पाते जैसे कि बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बनने चाहिए। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि स्ट्रक्चर बेस आप लोगों को समझाऊँ, लेकिन इसे याद करना ज़रूरी नहीं है। मोस्टली जो स्ट्रक्चर है यू हैव टू मेमोराइज, वो आपके पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर क्लोज स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर क्लोज स्ट्रक्चर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखें अभी भी हम बात जो कर रहे हैं वो घूम फिर कर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से ही हो रही है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर हमने ऑक्सीडेशन करा दी 6 पे तो हमारे पास ग्लूकोयूरोनिक एसिड बन गया, तो मतलब बेस जो है वो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से ही चलेगी बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है, फॉर द केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज, ठीक है ना, एज वेल एज फॉर द मेटाबॉलिज्म। अब ज़रा हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देखो कि ये आ गया हमारे पास पहला मोनोसेक्राइड की टाइप ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ये आ गया हमारे पास दूसरी मोनोसेक्राइड की टाइप एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामिन 4 सल्फेट, ठीक है ना। अच्छा ये गैलेक्टोजामिन पहला, एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामिन 4 सल्फेट, ओके। अब ज़रा हम देखते हैं तो इसके अंदर वही हो गया कि क्यों इसे ग्लूकोयूरोनिक एसिड कह रहे हैं, क्योंकि कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है ना। उसके बाद लिंकेज β1,3 लिंकेज है। अब उसके बाद इसे एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामिन 4 सल्फेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्बन नंबर 4 पर हमारे पास सल्फेट मौजूद है, और जो है कार्बन नंबर 2 पर पिछले वाली की तरह एन-एसिटाइल ग्लूकोजामिन की तरह गैलेक्टोज में भी क्या है, यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास अमाइन ग्रुप मौजूद है, ठीक है ना। अब ये हमें पता चल गया कि यहाँ पर β1,3 लिंकेज है। अगर हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन या फिर एनोमेरिक कार्बन ग्लूकोयूरोनिक एसिड का इन्वॉल्व होगा और वो जो है वो कार्बन नंबर 3 ऑफ द एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामिन 4 सल्फेट के साथ बाइंड करेगा, तो इन दोनों के बीच की जो लिंकेज होगी वो होगी β1,3 लिंकेज। लेकिन अगर हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन या फिर एनोमेरिक कार्बन ऑफ द एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामिन 4 सल्फेट इन्वॉल्व होगा और वो लिंक करेगा कार्बन नंबर 4 ऑफ द ग्लूकोयूरोनिक एसिड का जो यहाँ बना हुआ होगा, तो उनके बीच की लिंकेज होगी β1,4। लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा कि हमें लिंकेज बताओ कॉन्ड्राइटिन 4 सल्फेट की, तो हम कहेंगे β1,3 लिंकेज अमंग्स द एनोमेरिक कार्बन ऑफ द ग्लूकोयूरोनिक एसिड एंड द कार्बन नंबर 3 ऑफ द एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामिन 4 सल्फेट, ठीक है। इसकी भी यूजेज देख लेते हैं ज़रा हम गौर से। अब इसकी यूजेज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है गैक का, ये जो एग्जाम्पल है, इस कंपाउंड की खासियत ये कि टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। किस किस चीज़ को टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, फॉर द कार्टिलेज, टू द टेंडन, टू द लिगामेंट एंड वॉल ऑफ एओर्टा में भी प्रेजेंट होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ देने के लिए। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये कंपाउंड्स मौजूद है, क्योंकि बेसिक जो सवाल आया जाते हैं ना वो यही आ जाता है हाइलुरोनिक एसिड की यूजेज बता दें। मोस्टली हाइलुरोनिक एसिड जो है वो फेवरेट क्वेश्चन होता है कि हाइलुरोनिक एसिड बता दें कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है ना। ऐसी कॉन्ड्राइटिन सल्फेट के एग्जांपल्स हैं कि कहाँ कहाँ मौजूद है। अब जो थर्ड एग्जांपल है वो हमारे पास कैरेटिन सल्फेट से रिलेटेड आ जाती है, ये भी गैक्स के एग्जांपल में से है। ये थर्ड एग्जांपल है, हमने 2 एग्जांपल डिस्कस करें, ये थर्ड एग्जांपल है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो लिंकेज है वो β1,4 लिंकेज है। हाइलुरोनिक एसिड एज वेल एज कॉन्ड्राइटिन 4 सल्फेट के अंदर हमने β1,3 लिंकेज देखी थी। हमने देखा था हाइलुरोनिक एसिड के अंदर ग्लूकोयूरोनिक एसिड और एन-एसिटाइल ग्लूकोजामिन इन्वॉल्व है। हमने फिर कॉन्ड्राइटिन 4 सल्फेट में देखा था कि हमारे पास ग्लूकोयूरोनिक एसिड इन्वॉल्व है, लेकिन उसके साथ एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामिन 4 सल्फेट इन्वॉल्व है। अब ज़रा देख लेते हैं कि कैरेटिन सल्फेट में क्या इन्वॉल्व है। भाई पहला है कंपाउंड गैलेक्टोज विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, कि हमारे पास गैलेक्टोज है। और जो सेकंड है उसके अंदर एन-एसिटाइल ग्लूकोजामिन, वहाँ हमारे पास कॉन्ड्राइटिन 4 सल्फेट के अंदर हमारे पास गैलेक्टोजामिन, तो यहाँ पर क्या है ग्लूकोजामिन है, और यहाँ वहाँ पर 4 सल्फेट था, यहाँ पर 6 सल्फेट है, ठीक है।
अब ज़रा देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पहला मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल जो कि गैलेक्टोज है, दूसरा मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल जो कि N-एसिटाइल ग्लूकोजामीन 6 सल्फेट है। राइट, ये तो हमारे पास सिंपल गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है ना। अब गैलेक्टोज का एनोमेरिक कार्बन, या जिसे हम कह सकते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन या फिर रिड्यूसिंग कार्बन जो है वो लिंक कर रहा है किसके साथ, कार्बन नंबर 4 ऑफ द N-एसिटाइल ग्लूकोजामीन 6 सल्फेट के साथ, और बना रहा है β14 लिंकेज। राइट, अब अगर हम बात करते हैं कि N-एसिटाइल ग्लूकोजामीन 6 सल्फेट का एनोमेरिक कार्बन, अगर कार्बन नंबर 3, देखो यहाँ से ऐसे यहाँ पर भी बनेगा स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ बना दो। ठीक है ना। तो ये कार्बन नंबर 3 के साथ बाइंड करेगा, जो अभी दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके कार्बन नंबर 3 के साथ बाइंड करेगा। अगर एनोमेरिक कार्बन ऑफ N-एसिटाइल ग्लूकोजामीन बाइंड करता है गैलेक्टोज के साथ, तो बनाएंगे β13 लिंकेज। लेकिन हमसे कोई पूछेगा कि आप लिंकेज बताएं केराटिन सल्फेट के अंदर, तो हम बोलेंगे द लिंकेज इज β14 लिंकेज बिटवीन द एनोमेरिक कार्बन ऑफ द गैलेक्टोज विद द कार्बन नंबर 4 ऑफ द N-एसिटाइल ग्लूकोजामीन 6 सल्फेट। राइट, 6 सल्फेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ना 6 पर यहाँ पर क्या होगा, सल्फर होगा। ठीक है ना, 6 कार्बन पे यहाँ पर सल्फेट आके होगा। ठीक है, अब ज़रा आ जाएं हम इसके उस पर यूजेज पे। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, कॉर्निया के अंदर पाया जाता है, कार्टिलेजेस के अंदर पाया जाता है, बोन्स के अंदर पाया जाता है, और हॉर्न्स और हेयर्स के अंदर पाया जाता है। जितने भी हॉर्नी स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर आपको केराटिन सल्फेट पाया जाता मिलेगा। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स। इस नाम से क्या समझा रहा है, कॉन्जुगेट्स मतलब दो चीज़ों का मिलना। ठीक है ना, दो डिफरेंट चीज़ों का मिलना, उसे कहा जाता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेशन, दो चीज़ें अगर आपस में मिल जाएँ तो। अब ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स का मतलब क्या है, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्ब से रिलेटेड होता है ये ग्लाइको का मतलब। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कॉन्जुगेट्स की, तो इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट के साथ कोई डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स या फिर कोई कंपाउंड जाके जुड़ेंगे। अब इसके एग्जाम्पल में हमारे पास 3 एग्जाम्पल है, प्रोटियोग्लाइकेंस, सेकेंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द थर्ड इज द ग्लाइकोलिपिड्स। अब ज़रा इसको देखो, प्रोटियोग्लाइकेंस का मतलब, ये प्रोटियो का मतलब तो प्रोटीन हो गया। अगर प्रोटीन जो है वो ग्लाइकेंस मतलब कार्ब्स के साथ जुड़ जाए तो हमने कहा प्रोटियोग्लाइकेंस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये कार्ब का मतलब ग्लाइको, और यहाँ पर प्रोटीन्स तो पूरा प्रोटीन, मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन के साथ जुड़ जाए तो वो भी ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिपिड्स के साथ जुड़ जाए तो वो भी ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स। ये एग्जाम्पल सारी इसमें। अच्छा, एक सवाल जो मैंने भी अपनी टीचर से पूछा था जब हम ये टॉपिक डिस्कस करे थे, और उन्होंने हमें इसका कॉन्सेप्ट भी दिया था, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दूँ कि भाई यहाँ पर भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है। तो द आंसर इज़ दैट कि जो चीज़ आखिर में आएगी ना उसका रेशो ज़्यादा होगा। मतलब प्रोटियोग्लाइकेंस के अंदर कार्बोहाइड्रेट का रेशो ज़्यादा है और ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर प्रोटीन्स का रेशो ज़्यादा है। डिफरेंट बस ये है कि मतलब यहाँ पर भी दोनों इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर भी दोनों इन्वॉल्व हैं, लेकिन प्रोटियोग्लाइकेंस के अंदर किसका रेशो ज़्यादा होगा, कार्ब्स का, और ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर किसका रेशो ज़्यादा होगा, प्रोटीन्स का। ठीक है ना, ये याद रखना हमेशा। और ये ग्लाइकोलिपिड्स, अच्छा इनका काम क्या होता है कि किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, वो उनकी यूसेज लिखी हुई है कि सेल से सेल की एडहेशन, सेल से सेल की रिकॉग्निशन, कि हमारा सेल है कि फॉरेन पार्टिकल का सेल है, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ये वुंड हीलिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और एक इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैंने कहा था कि हमने मोनोसेक्राइड पढ़ा था, डाइसेक्राइड पढ़ा था, पॉलीसेक्राइड पढ़ा था, ऑलिगोसेक्राइड तो मैंने स्किप करा था, और ये कहा था कि इसकी कोई इतनी कोर्स आउटलाइन में इसका इतना वाजे किरदार अदा नहीं होता, और इसका कोई केमिस्ट्री इतनी डिस्कस नहीं की जाती। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने पढ़ा था कि 3 से 10 मोनोसेक्राइड्स अगर इन्वॉल्व हो तो हम कहते थे ऑलिगोसेक्राइड। कुछ बुक में ये होते हैं कि 3 से 12। ठीक है ना। तो वो आज जिस बुक को फॉलो कर रहे होंगे उनसे ये रेंजेस देखेंगे। ठीक है, जो आपके टीचर आपको फॉलो करवा रहे होंगे बुक्स, ये रेंजेस आप वहाँ से देखेंगे। आइदर वो लिपिनकॉट से करा रही हैं या फिर किसी और बुक से, लैनिंजर से करा रहे हैं, तो उसके हिसाब से देखोगे आप। ठीक है, अब ज़रा देखो कि ये रेफिनोस, स्टैकियोस, माल्टोडेक्स्ट्रिन,
चलो बायोस, ये एग्जाम्पल जो ऑलिगोसैकेराइड्स की, तो ये हो सकता है कि आपसे वाइवा के अंदर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ऑलिगोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स बता दें, तो अपनी एग्जाम्पल्स बताती हैं, इससे ज़्यादा वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन एग्जाम्पल्स हो सकता है कि वो आपके सामने रख दें कि बेटे ये एग्जाम्पल बता दें, तो आपकी एग्जाम्पल्स उन्हें बता दिएगा। ठीक है, इसी के साथ हमने अपना मेजॉरिटी जो है वो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को ख़त्म कर लिया है, कवर कर लिया है। द नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड वीडियो बनेगी, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी कुछ क्वेश्चंस को, ताकि वो रिवीजन के काम भी आ जाएगा, उसके अंदर जो चीज़ें हमारी रह गई हैं वो भी आ जाएंगी। ठीक है ना, तो वो समझिए कंक्लूडिंग वीडियो होगी। जो बच्चों ने पिछली वीडियोस देखी होंगी उन्हें उस वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलेगा। वो एक जगह वो लिख लेंगे और बस फिर वो रिवाइज़ करेंगे और देन ईजीली उनकी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेसिक चीज़ें अगर आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ लें तो आपके आगे की चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। अब अगर आप इससे ज़्यादा भी आपके कोर्स आउटलाइन में कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ होगी ना, तो इस बेसिक के ही बिहाफ पर होगी। तो आपका ये होगा कि आपकी बेसिक बनी हुई होगी कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, आइसोमर्स क्या है, एनोमर्स क्या है, एपीमर्स क्या है, एनांशोमर्स क्या है, हमारे पास हीट्रोपॉलीसेकेराइड्स क्या हैं, गैक्स क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स क्या हैं। तो आपको कोई आगे जाके कोई एज सच मुश्किल पेश नहीं आनी। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है ज़्यादा पढ़ाया जाता हो केमिस्ट्री को, तो उसके अंदर भी बस स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, नेम्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें यही होंगी। घूम फिर कर जो बेसिक चीज़ है वो यही है। तो मैंने कोशिश की कि शॉर्ट वीडियोज़ बना के ना मैं आपका कोर्स केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको बेसिक चीज़ें समझा दूँ। क्योंकि देखो मेडिकल जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें आपको बुक तो लाजमी पढ़नी ही होती है। तो बहुत सी जगहों पे होता है कि हमारा जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम होता है वो वीडियोस देखने में लग जाता है, क्योंकि वीडियोस होती हैं 1.5 घंटे की, 2 घंटे की। तो एक बच्चा या तो वो देख सकता है या तो वो रीड कर सकता है। तो मेरी ये कोशिश रही है पूरे ऑल ओवर द पीरियड ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट कि मैं कोशिश करूँ कि शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ एज मच एज़ पॉसिबल, ताकि वो बच्चा वो देखे और अपनी बुक से रीडिंग कर ले। तो उसका ये होगा कि साथ साथ दोनों चीज़ें चल रही होंगी। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अगर बुक में लिखा होगा या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मेरी वीडियो में होगा तो वो जॉट डाउन करता रहेगा, और आपका अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी कोर्स आउटलाइन चलता रहेगा। जो आपके टीचर ने रेफ़र किए बुक आप वो भी देख सकोगे इतने ही टाइम में, और आप अपनी वीडियोस भी कवर कर लोगे जो कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहे हैं। क्योंकि बुक डायरेक्ट पढ़ने से ही होता है कि कॉन्सेप्ट नहीं बने होते, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री नीड्स कॉन्सेप्ट एंड नीड्स टाइम टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने बेसिक ले लिया उसके बाद फिर बुक पढ़ो तो आपको बहुत मज़ा आता है, लेकिन डायरेक्ट बुक की तरफ अगर रुजू करो तो बहुत मुश्किल पेश आती है। बहुत से बच्चों को फिर ये सब्जेक्ट ड्राई लगने लगता है, बहुत बोरिंग लगने लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी अब वो कंक्लूडिंग वीडियो होगी, जिसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं होंगी जो हम डिस्कस करेंगे जल्दी से, और कुछ चीज़ें इसी से रिलेटेड होंगी। कुछ सवाल होंगे जो कि वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से सवाल घुमा कर आ सकते हैं। ठीक है।